जय हिंद वॉरियर। स्वागत है आप लोग का 11 अप्रैल के फुल पति वाले क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग को कुमार ग्रोसर का फुल पति वाले क्लास का रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं और इन सब पर आधारित लास्ट में हम इस टाइप का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ठीक ना, 30 ऑब्जेक्टिव करेंगे टोटल। यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग को लास्ट में कराया जाएगा। तो एक ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट और सब 10 क्वेश्चन को देखिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उससे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो 9 नंबर का हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस की मेजबानी में हुआ है और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस है। हिंद महासागर सम्मेलन का इंडिया फाउंडेशन करा रहा है। अगर बात करें कि हिंद महासागर सम्मेलन को करा कौन रहा है तो इंडिया फाउंडेशन करा रहा है। हिंद महासागर सम्मेलन कब से कब तक चलेगा? तो 10 से 12 अप्रैल तक चलेगा। हिंद महासागर सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इंडियन ओशन गवर्नेंस के लिए सामूहिक नेतृत्व, इसका थीम है। हिंद महासागर सम्मेलन की स्थापना 2016 ईस्वी में हुई थी। पहला हिंद महासागर सम्मेलन 2016 ईस्वी में मनाया गया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। ठीक है, अभी तो 9वां हो रहा है ना, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है ना। तो बात करें कि 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ओमान में हुआ था। ओमान की राजधानी की बात करें तो मस्कट और मॉरिशस की राजधानी की बात करें तो पोर्ट लुइस है। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। ओके, और बात करें कि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय पोर्ट लुइसे में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में पहली बार भारत के संविधान का सिंधी भाषा में विमोचन किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान का किस भाषा में विमोचन किया गया है? सिंधी भाषा में। तो बताइए कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत संविधान में शामिल किया गया था। भारत के संविधान को सिंधी भाषा में विमोचन सीपी राधाकृष्णन जी ने किया। अभी भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने इसका विमोचन सिंधी भाषा में किया। किसका? संविधान का। भारत के संविधान को सिंधी भाषा में दिल्ली में लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे पहले संविधान के राष्ट्रपति द्वारा संथाली भाषा में लॉन्च किया गया था। अगर बात करें कि इससे पहले संविधान को किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किस भाषा में लॉन्च किया गया था? संथाली भाषा में। संथाली भाषा कहाँ का? झारखंड का है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। और बात करें कि संविधान में पहले मूल भाषाएं कितनी थी? 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा हो चुकी है? 22 भाषाएं हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है कि 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अगर पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया तो 21वां संविधान संशोधन कब का है? तो 1967 का है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि 21वां हो गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और 71वां संविधान संशोधन कब का है? 1992 का है। अब 92वां संविधान संशोधन के तहत 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, अब बोडो कहाँ की है? असम की है। डोगरी कहाँ की भाषा है? जम्मू कश्मीर की है। मैथिली कहाँ की है? बिहार की है। और संथाली भाषा झारखंड की है। अब बात करें कि भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में संघ की भाषाओं का जिक्र है। संघ की भाषाओं का जिक्र किस भाग में है? तो भाग 17 में। संघ की भाषाओं का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में। अगर बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्य भाषा आयोग बनाने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 344 में की गई है। अगर भारत की शास्त्रीय भाषा की बात करें तो भारत में पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 5 शास्त्रीय भाषा बढ़ गई हैं और 11 शास्त्रीय भाषा हो गई हैं। ठीक है, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन है? तमिल है। और तमिल को कब शामिल किया गया? 2004 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा भूमि असमानता है? तो भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा भूमि असमानता है। ठीक है, भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत में टॉप 10 परिवार के पास कितने % भूमि है? 44% भूमि है। अब भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार 46% जनता भूमिहीन है। ठीक है, उसके पास कोई भी भूमि नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी भूमि मालिक के परिवार में कुल भूमि का 20% है और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमि के मालिक के परिवार में कुल भूमि का 7.3% है। अगर बात करें कि भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार 4 राज्य खेती पर निर्भर है। अच्छा, भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्य खेती पर निर्भर है? 4 राज्य। कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, अब भूमि असमानता रिपोर्ट में गिनी गुणांक को भी जारी किया गया। किसको जारी किया गया है? गिनी गुणांक को। और सबसे कम गिनी गुणांक किस राज्य में है? केरल राज्य में। और सबसे ज्यादा गिनी गुणांक किस राज्य में है? कर्नाटक और राजस्थान में। अच्छा, गिनी गुणांक क्या होता है? तो गिनी गुणांक जो होता है भूमि असमानता के समानुपाती होता है। अगर भूमि असमानता बढ़ेगी तो गिनी गुणांक भी बढ़ेगा, अगर गिनी गुणांक घटेगा तो भूमि असमानता भी घटेगी। ठीक है, और समानुपाती मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोग का
कि हाल ही में एनटीपीसी ने परमाणु, देखिए क्वेश्चन है आप लोग का चौथा, कि हाल ही में एनटीपीसी ने परमाणु योजना परियोजना के लिए किस देशों की ईडीएफसी के साथ समझौता किया है। तो ईडीएफसी जो है फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है। ईडीएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोलिट डी फ्रांस होता है। भारत में बिजली उत्पादन करने वाला सबसे बड़ी कंपनी का नाम एनटीपीसी है। अब बांसवाड़ा राजस्थान, अगर बात करें कि बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना को कौन सा कंपनी चला रहा है, तो अश्विनी कंपनी चला रहा है। अश्विनी कंपनी का अन्य नाम क्या है, तो अश्विनी कंपनी को ही अणुशक्ति विद्युत निगम कहते हैं। अब बसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में 4200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। हाल ही में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना कहाँ पर हुई है, तमिलनाडु के कलपक्कम में हुआ है। हाल ही में एआई इनोवेशन हब के लिए ऑस्ट्रेलिया की डीकेन कंपनी और तेलंगाना सरकार के मध्य एग्रीमेंट हुआ है। इस एआई इनोवेशन हब का नाम एकम रखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में महाभियोग की कार्यवाही के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने किसे इस्तीफा दिया है। तो यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को इस्तीफा दिए। ठीक है, और बात करें यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले कहाँ के जज थे, तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। समझ गए। यशवंत वर्मा के केस की जांच के लिए कितने लोगों की कमेटी बनाई गई है? 3 लोगों की। पहला है जस्टिस अमित कुमार, दूसरा है जस्टिस मानवेंद्र श्रीवास्तव, तीसरा है वीवी आचार्य। किसी भी जज को हटाने के लिए कम से कम लोकसभा के 100 एमपी और राज्यसभा के 50 एमपी की साइन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के सामने है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई सेकेंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ओके, कलाई सेकेंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना के लिए 40,175 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। कलाई सेकेंड मेगा हाइड्रो पावर परियोजना 120 मेगावाट की है। कमला मेगा हाइड्रो परियोजना कितनी की है? 1720 मेगावाट की है। कलाई और कमला परियोजना को 12% बिजली अरुणाचल प्रदेश को फ्री में देगा, क्योंकि वहां पर लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है कि हाल ही में अपने देश के लिए एवरेस्ट फतह करने वाली पहली जिम हिवेटकर का निधन हुआ है। अच्छा, जिम हिवेटकर का निधन हुआ है। जिम हिवेटकर किस देश के हैं? तो यूएसए के हैं। चलिए अगर बात करें कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे हैं। ठीक है, जिम हिवेटकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले 10वें व्यक्ति थे। अगर बात करें जिम हिवेटकर का संबंध किस देश से है? यूएसए से। जिम हिवेटकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कौन से व्यक्ति हैं? 10वें व्यक्ति हैं। अगला पॉइंट है कि ए लाइफ ऑन द एज जिम हिवेटकर की पुस्तक का नाम है। जिम हिवेटकर की पुस्तक का नाम क्या है? ए लाइफ ऑन द एज। भारत में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है। साइकिल चलाकर माउंट एवरेस्ट के बेस तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या सिंह है। ओके, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली कौन है? तो संतोष है। ठीक ना, संतोष जी हैं। हाल ही में सीडी गोपीनाथ क्रिकेटर हैं, इनका भी निधन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं कि हाल ही में बिस्किट यात्रा के साथ कहाँ नया साल का जश्न प्रारंभ हुआ है। तो बिस्किट यात्रा नेपाल में मनाया जाता है। अब बिस्किट यात्रा 9 दिन तक चलता है। अब बिस्किट यात्रा की शुरुआत किस राजवंश ने की थी? तो मल्ल राजवंश ने की थी। बिस्किट यात्रा में भगवान भैरवनाथ और देवी भद्रकाली की रथ यात्रा निकाली जाती है। अब बात करें नेपाल के बारे में, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और नेपाल के पीएम की बात करें तो बालेंद्र शाह है। और बालेंद्र शाह किस पार्टी हैं, किसे हैं? तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से हैं। और नेपाल बताइए, नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, 5वां सिक्किम। अगर बात करें कि बिहार के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो बिहार के 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है कि हाल ही में भारतीय सेना ने भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए कहाँ ऑपरेशन हिम सेतु चलाया है? तो ऑपरेशन हिम सेतु को सिक्किम में चलाया गया है। इंडियन किनके द्वारा चलाया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है। इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति कोर के द्वारा चलाया गया है। ठीक ना, क्यों? क्योंकि भूस्खलन के बाद पर्यटक जो फंस गए थे उनको बचाने के लिए चलाया गया है। सेना की तस्करी चाहिए, वो अगला पॉइंट है कि सेना की तस्करी की भंडाफोड़ के लिए DRI के द्वारा ऑपरेशन दहाबू ब्लिट्स चलाया गया है। ओके, पूछेगा कि सोने की तस्करी के भंडाफोड़ के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन दहाबू ब्लिट्स से। और सोना केन्या की राजधानी नैरोबी से मुंबई लाया जा रहा था, लेकिन इसका भंडाफोड़ हो चुका है। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया गया। ऑपरेशन सिंधु ईरान में चला गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की हाल ही में अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS 2026 कहाँ हुआ है? तो SMOPS 2026 बेंगलुरु में हुआ है। SMOPS 2026 का दूसरा संस्करण चल रहा है। SMO 2026 का होस्ट इसरो और ASI है। SMO 2026 की थीम स्मार्ट और सतत अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन है। चलिए इन सब पर आधारित हम लोग 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं कि हाल ही में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो 9वां मॉरिशस की राजधानी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संविधान का पहली बार किस भाषा में विमोचन किया गया?
देखिए क्वेश्चन नहीं है, पहली बार नहीं यहाँ पर होगा। भारत के संविधान को हाल ही में यहाँ पर होगा, क्या होगा, हाल ही में यहाँ पर लिख लीजिएगा। भारत के संविधान को हाल ही में किस भाषा में विमोचन किया गया है, तो हाल ही में सिंधु भाषा में, किस भाषा में, सिंधी भाषा में विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 नंबर कि किसी सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो इसको 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, कौन सी संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत इसको जोड़ा गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसकी मुख्यालय पोर्ट लुइस में है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा भूमि असमानता है, तो भारत के बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा भूमि असमानता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा योजना के लिए किस देश की कंपनी ईडीएफ के साथ समझौता किया है, तो ईडीएफ कंपनी किस देश की है, तो फ्रांस की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भूमि असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत के टॉप 10% परिवारों के पास कुल कितनी भूमि है, तो कुल 44% भूमि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल आप लोग को जान लीजिए 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में चर्चा में रहा बिस्किट यात्रा उत्सव का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध नेपाल से है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शशिकांत वर्मा नहीं, यहाँ पर यशवंत वर्मा होगा, क्या होगा, यहाँ पर यशवंत वर्मा होगा। यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपे हैं यशवंत वर्मा ने। केंद्रीय कैबिनेट ने कलाई सेकेंड और कमला मेगा हाइड्रो पावर परियोजना को कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थापित होगा, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर की ए लाइफ ऑन द एज पुस्तक के लेखक कौन है, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो इस पुस्तक के लेखक जिम ह्यूइटकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जिम ह्यूइटकर किस देश के निवासी हैं, तो अमेरिका के निवासी थे, मतलब निधन हो गए हैं ना। क्वेश्चन 14 है कि भारतीय सेना ने भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए सिक्किम में कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन हिम सेतु चलाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS 2026 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हम लोग के बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, अब पहले 14 थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि केलाई 2 और कमला हाइड्रो पावर परियोजना की कुल क्षमता कितनी मेगावाट है, तो इसकी कुल क्षमता 1200 मेगावाट से 1720 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की विस्फोट यात्रा उत्सव की शुरुआत किस राजवंश द्वारा की गई थी, तो मल्ल राजवंश के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के सामने है कि सिंधी भाषा को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया, तो 1967 में शामिल किया गया 21वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हिंद महासागर सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 2016 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने 22 है सोने की तस्करी के रोकने के लिए DRI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, जो केन्या से मुंबई तक फैला था, तो ये जो ऑपरेशन का नाम आप लोग का है ऑपरेशन द हाबू ब्लिट्स है। क्या है ऑपरेशन का नाम, ऑपरेशन द हाबू ब्लिट्स ऑपरेशन का नाम है, ठीक ना। ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन द हाबू ब्लिट्स है, ठीक ना। ये वाला नोट कर लीजिए, यही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 23 है कि ओमान की राजधानी कहाँ है, तो ओमान की राजधानी हम लोग जानते हैं कि मस्कट है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग के सामने है कि किस संविधान संशोधन के तहत बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषा को जोड़ा गया, तो 92 नंबर के संविधान संशोधन 92 नंबर संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। SMOPS 2026 सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, तो इसकी मेजबानी इसरो और ASI कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग के सामने है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल को किस वर्ष जोड़ा गया, तो 2004 ईस्वी में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का ऑपरेशन सिंधु का संबंध किस देश से, ऑपरेशन सिंधु ईरान से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय महिला कौन है, तो पहले भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 29 नंबर संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा अनुच्छेद आयोग बनाने का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 344 में। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है कि 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम क्या है, तो इसकी थीम है इंडियन ओशन गवर्नेंस के लिए सामूहिक नेतृत्व। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।